हाय, मैं डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल, डायरेक्टर बेल्स आईवीएफ सेंटर बाबा लेकरान। आज आपसे बेसिक सीमन एनालिसिस के बारे में बात करना चाहती हूँ। अक्सर देखा गया है कि कपल्स इन्वेस्टिगेट होते हैं, लेकिन सीमन एनालिसिस या बेसिक मेल इन्वेस्टिगेशंस नहीं होते। हमें आज पता है कि 40 to 50% ऑफ केसेस में मेल फैक्टर भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बेसिक सीमन एनालिसिस क्या है और कैसे करते हैं? देखिए, इसको सही मूल्यांकन करने के लिए आपको 3 to 4 डेज़ एब्सटिनेंस करना चाहिए। इसके बाद जब सैंपल दें तो ठीक से वॉश करें और पूरा सैंपल एक वाइड माउथ कंटेनर में लें। इससे अगर सैंपल लॉस नहीं होगा तो अच्छा मूल्यांकन होगा, क्योंकि पहले पहले जो सीमन निकलता है उसमें स्पर्म की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो हम ये लूज़ नहीं करना चाहते फॉर अ एक्यूरेट रिजल्ट। कलेक्शन करने के बाद में उसे एक अच्छे रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है, एटलीस्ट 37 डिग्रीज पे होना चाहिए, और उसको लिक्विफैक्शन के लिए छोड़ दिया जाता है। लिक्विफैक्शन का मतलब ऐसा होता है कि कुछ प्रोटीलिटिक एंजाइम्स हैं जो वो गाढ़ा सीमेन होता है उसको पतला करते हैं, जिससे कि हम उसका माइक्रोस्कोप के अंदर एक मूल्यांकन कर सकें। इसका एक वॉल्यूम होना चाहिए। जब आपका सीमेन कलेक्शन होता है, इसमें 1.5 to 4.5 ml एटलीस्ट उसका वॉल्यूम होना चाहिए। अगर इससे कहीं कम वॉल्यूम होता है तो हमें देखना चाहिए कि कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, या फिर ये जो सीमन है ये पीछे की तरफ तो नहीं जा रहा, जिसको हम रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन कहते हैं। ये बाहर ना आके पीछे ब्लैडर में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसका कलर कैसा है। अगर ऑल्टर्ड रहता है तो या कंटेमिनेशन से है या इन्फेक्शन से है। हम उसकी पीएच देखते हैं। पीएच का मतलब वो कैसी है, एसिडिक है, अल्कलीन है। WHO के हिसाब से 7.1 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसका क्लिनिकल तात्पर्य यही बनता है, अगर वो एसिडिक होती है तो ज़्यादातर प्रोस्टेटिक ग्लैंड के सेक्रीशन है, दूसरे सेक्रीशन शायद कम है। तो इन चीज़ों का हमें एक पता लगता है। फिर जब हम सीमन एनालिसिस करते हैं तो एक ड्रॉप लेकर स्पर्म की मात्रा देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। WHO के क्राइटेरिया के हिसाब से एटलीस्ट 15 मिलियन पर ml होना चाहिए, जिससे हम सोच सकते हैं कि अपने आप या स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर हम ये ड्रॉप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, जो कि हम स्पेशल स्लाइड के अंदर देखते हैं, जिसमें कि स्क्वायर्स बने रहते हैं, जिसमें हमें काउंटिंग करने में बहुत ही आसानी पड़ती है। एक स्पेशल तरह की कवर स्लिप बनती है, जिससे हम सिर्फ एक ड्रॉप का ही मूल्यांकन कर सकें और वेरिएशन एक ऑब्जर्वर से दूसरे ऑब्जर्वर में ना हो। इसकी मात्रा जब हम काउंट करते हैं, अगर 15 मिलियन से कम होती है तो हमें देखना चाहिए कि क्या कॉज हो सकता है। कभी कभी टेस्टिस में इन्फेक्शन हो सकती है, जैसे मम्स इन्फेक्शन हुई हो या चाइल्डहुड में ट्रॉमा हुआ हो, तो ये टेस्टिस छोटी हो सकती है और हो सकता है कि ये इतने अच्छी शुक्राणु ना बना रही हो। दूसरी चीज़ें भी ऐसी हो सकती हैं कि हमारे ब्रेन्स के हार्मोन्स जो हैं वो प्रॉपर तरह से सेक्रीट नहीं हो रहे, इसलिए ये स्पर्म नहीं बन रहे, या वहाँ कुछ ट्यूमर बना हुआ है, या फिर कहीं और ऐसा हार्मोन सेक्रेटिंग ट्यूमर है जो ये स्पर्म को बनने से रोक रहा है। तो इस सब का एक मूल्यांकन हमें करना चाहिए अगर ये स्पर्म काउंट बहुत कम है। इसके बाद हम आते हैं मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब है कि किस तरह से ये स्पर्म मूव करते हैं। आप सभी को पता है कि इसका मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, इसी तभी वह जो सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुंह है, और बच्चेदानी को भेद करके ट्यूब में जाके स्पर्म अंडे को फर्टिलाइज कर सकता है। तो WHO ने इसको स्पेसिफाई किया हुआ है कि अगर अच्छी प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है, जो कि 32% से ज़्यादा है, तो अच्छे चांसेस बनते हैं कि आप अपने आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अगर ये कम है तो इसका भी एक मूल्यांकन करना होगा कि किस वजह से है। कहीं इसमें पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स, जैसे कि मैरिजुआना वगैरह अगर कोई लेते हो, स्मोकिंग करते हो, या जॉब की वजह से कोई रेडिएशन एक्सपोजर हो, इन सब के चलते प्रॉब्लम हो सकती है मोटिलिटी में। ये सब हम अगर रूल आउट कर लेते हैं तो भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम आपकी स्पर्म की मोटिलिटी को बेटर कर सकते हैं। इसमें न्यूट्रिशन एंड दूसरे सप्लीमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद हम माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं, हमें पता लगता है क्या कोई एग्लूटिनेशन है, मतलब क्या स्पर्म्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं जगह जगह। अगर ऐसा है तो इसमें स्पर्म एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं, जिसका एक मूल्यांकन कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
अगर पस्टल्स हैं तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें चाहिए वो है मॉर्फोलॉजी। ये जो स्पर्म है वो दिखते कैसे हैं, क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारे जो स्पर्म्स होते हैं वह ठीक नहीं होते। मतलब अगर उनसे फर्टिलाइजेशन हो जाए तो वो बैठका हो सकता है वो इम्प्लांटेशन ही ना हो, मतलब वो बच्चेदानी में रुके ही ना, और अगर रुक भी गया तो उसमें मिसकैरेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये कैसे देखते हैं मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी हम बड़े मैग्नीफिकेशन के अंदर देखते हैं। इसका जो स्पर्म हेड होता है वो 3 to 4 माइक्रोमीटर का होता है। जो उसका एक मिडिल पीस होता है वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बैग होता है, वह 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है, और उसकी एक लंबी सी टेल होती है, वो 25 से 30 माइक्रोमीटर हो सकता है। कभी कभी दो मुँहे हेड होते हैं, कभी ज़्यादा टेल 2-3 टेल होती है, या अलग तरह से चिपके हुए होते हैं, या फिर उनके अंदर देखें हेड के अंदर तो बहुत ही डिफरेंट टाइप के हमें वैक्यूल्स या फ्रेगमेंटेशंस दिखते हैं। इन सब को इस सब का मूल्यांकन बहुत इम्पॉर्टेंट है। WHO के हिसाब से आपके 4 से 5% नॉर्मल फॉर्म्स होने चाहिए, तभी आप स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी के लिए जा सकते हैं। तो इन सब का मूल्यांकन करके हम आपको एक रिपोर्ट बनाते हैं, और आपके केस में क्या प्रॉब्लम है आपको सुनिश्चित ही हम अच्छे से बता सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम है तो उसका अच्छे से मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और आपको एक सही राह पे प्रतिष्ठित कर सकते हैं। इसके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो मैं डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल, बेल्स IVF सेंटर, पावल।